हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कृपया एजुकेशन हब पर। आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग। अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि टीटी 12th बैच और ग्रेजुएशन बैच, इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो उसी के लिए मैं ये नई सीरीज़ लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में क्या क्या करेंगे हम लोग, जो क्लास 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा बुक जो है, इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसके राजस्थान हिस्ट्री नामक टॉपिक आता है, वो बच्चा वो स्टूडेंट ये वीडियो देख सकता है। उसके अलावा जो क्लास 9th का स्टूडेंट है वो ये वीडियो देख सकता है। इसमें हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि हम लोग जैसे बुक में चैप्टर दे रखे हैं, उसी चैप्टर के हिसाब से हम प्रत्येक बुक को कवर करते जाएंगे। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग लेके आएंगे एमसीक्यू सीरीज। जैसा कि आपको पता है सीटी के एग्जाम होने वाले आगे, तो एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पिछले सालों में 10 से 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तो हमारी दो सीरीज चलती रहेगी साथ में। तो हम एक कोई बुक पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज, उसके साथ हम लोग एमसीक्यूज करते जाएंगे। तो आने वाले 2 महीनों में आपके लगभग टॉपिक यहाँ से तैयार हो जाएंगे। बुक पढ़ ली और उसके बाद एमसीक्यू कर लिए, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है किसी भी टॉपिक में कुछ पढ़ने लायक। एग्जामिनर बोलते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स से आप लोग पढ़िए। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ये एनसीईआरटी की बुक्स ही तो है। और क्या ऑथेंटिक सोर्स होता है? बुक्स, ये सरकारी बुक्स है, इनसे पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन आते भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। तो ये तो रहेगी हमारी प्रिपरेशन। जो सीटी का एग्ज़ाम है आ रहा है, उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं। तो क्लास 9 से आज हम शुरुआत करेंगे। पहला ही चैप्टर इसका है राजस्थान में 1857 की क्रांति। इसी को पढ़ेंगे। ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। इसके लिए आप लोग क्या करना कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़ जाना। वहाँ पर आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, साथ में ही पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो भी एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, उसकी पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, कीर्तिका एजुकेशन हब पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की वीडियो, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, और इसको आप स्कैन करके भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो हमारी जो क्लास 9th की बुक है राजस्थान हिस्ट्री की, उसमें टोटल 7 चैप्टर है। पहला है 1857 की क्रांति, दूसरा है राजस्थान के क्रांतिकारी, तीसरा है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, चौथा है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, पांचवा है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, छठा है राजस्थान का एकीकरण, और सातवां है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो इन सातों चैप्टर को हम लोग करेंगे वन बाय वन। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक 1857 की क्रांति। इस चैप्टर 1 में, क्लास 9 के चैप्टर 1 के अलावा, मैंने क्लास 8 का चैप्टर है 1857 की क्रांति, उससे भी कुछ लाइनें इसमें ऐड की है। वो मैंने क्यों ऐड की है? क्योंकि उस चैप्टर में 4 से 5 ऐसे फैक्ट थे जो इस चैप्टर से अलग थे, तो मैंने सोचा उसको यहीं पर ऐड कर दूं। पहले मैंने ये विचार बनाया था, मैंने प्लानिंग की थी कि उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें 4-5 फैक्ट ही एक्स्ट्रा थे, तो मैं उन फैक्ट्स को यहीं पर जोड़ रहा हूँ। आपके 1857 की क्रांति का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होगा। तो 1857 की क्रांति क्यों होती है?
1857 की क्रांति अचानक से नहीं होती। इसके होने का कारण जो है वो 1707 से ही 1707 से ही शुरू हो जाता है। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ केंद्र में क्या होती है, रिक्तता उत्पन्न हो जाती है केंद्र केंद्र में, क्योंकि पूरे लगभग भारतवर्ष पर मुगल राज्य स्थापित था और 1707 में मुगल शासक कौन था, औरंगजेब था। तो जैसे ही मुगलों का साम्राज्य समाप्त होने की ओर कगार में होता है, उस समय मराठों का उद्गम होता है, मराठे उत्थान पर आते हैं। एक तरफ तो मुगल प्रशासन कमजोर होता है, दूसरी तरफ मराठे उत्थान करते हैं। तो जब मराठे उत्थान कर रहे थे तो उन्होंने राजस्थान के ऊपर भी आक्रमण किया। राजपूत राज्यों की कमजोरी का इससे पता चला। मराठों ने जब आक्रमण किए तो राजपूत राज्यों की जो कमजोरियां हैं वो सबको पता चलने लगी। तब क्या किया है, राजपूतों ने मिलकर अंग्रेजों से संधियां करनी शुरू कर दी। अब अंग्रेजों से संधियां की तो मराठों का प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव इससे बढ़ने लगा, अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जब अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ा तो इस इनको काउंटर करने के लिए और कोई शक्ति नहीं थी। जैसे कि मराठा को काउंटर करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से संधियां की, अब अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए कोई और शक्ति थी नहीं, किससे संधियां करें। तो क्या हुआ, जनता में असंतोष उत्पन्न होने लगा, कोई और नई शक्ति मिली नहीं। तो यहाँ के लोगों ने स्वयं ही क्रांति कर दी। कब कर दी, 1857 में। पूरे भारत के साथ राजस्थान में भी 1857 की क्रांति हुई। तो ये है एक प्रोफोर्मा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। मेन बात यही है, मेन रीजन अगर कोई पूछे दो शब्दों में कि आप लोग चार लाइनों में बताइए मेन कारण क्या है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल कमजोर होने लगे, मराठे हैं वो उत्थान में आने लगे, मराठों ने राजस्थान पर आक्रमण किया, राजपूत राज्यों की कमजोरियां सामने आई, राजपूतों ने अंग्रेजों से संधियां प्रारंभ की, इससे अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ने लगा, जनता में असंतोष हुआ और 1857 की क्रांति होगी। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। इसमें जो ये मैं लेके आया हूँ ये डिटो बुक में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। बुक में जो लाइनें लिखी है सेम वही लाइनें हैं, और एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है सारी की सारी लाइनें। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया, रिक्तता उत्पन्न हो गई, तो उसको किसने भरा, एक बार की तो मराठों ने भर दिया था। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये मराठों का राज्य है। ये ये पूरा पूरा पहले क्या था, मराठा बस इतनी दूर में थे महाराष्ट्र वाले एरिया में, यहाँ पर मराठा फैले हुए थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने चारों तरफ विस्तार करना अपना शुरू कर दिया, हर तरफ से विस्तार करना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने दक्षिण में विस्तार किया, दक्षिण में विस्तार करने के बाद ये उत्तर की ओर आए। उत्तर में इन्होंने मालवा, यहाँ पर मालवा है और यहाँ पर गुजरात है, गुजरात और मालवा, इन पर भी अधिकार कर लिया। मराठा यहाँ पर मराठा शक्ति है। तो जब मालवा और गुजरात इनके टच में आ गए तो इन्हीं के बॉर्डर लगता हुआ ये जो है राजपुताना का एरिया, राजपुताना
वर्तमान राजस्थान, इनके बॉर्डर लग रहे। तो क्या हुआ, इन पर विजित करने के बाद, गुजरात और मालवा जीतने के बाद इनको राजस्थान में एंट्री मिलनी क्या हो गई, आसान हो गई थी। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। तो पहली बार मराठों का हस्तक्षेप कब हुआ, मई 1711 में। कहाँ पर, मेवाड़ क्षेत्र में मंदसौर, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहली बार धन एकत्र करने का कार्य किया। इस घटना से चिंतित होकर उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, इस समय महाराणा कौन थे, संग्राम सिंह थे, ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठों का आक्रमण तेजी से बढ़ने लगे थे। 1724 से पहले तो इन्होंने छुटमुट कोई झड़पें की, धन इकट्ठा किया, लेकिन 1724 के बाद इनके आक्रमणों में तेजी आ गई थी। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। कब हुआ, 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में। तो यहाँ का शासक था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने क्या किया, मराठों को सहायता प्राप्त करने का निमंत्रण भेजा। मराठों ने सहायता की और यहाँ का शासक था दलेल सिंह, जिसको गद्दी से हटाया और बुद्ध सिंह को यहाँ का शासक बनाया 22 अप्रैल 1734 को। 1724 के बाद जब मराठे आक्रमण में तेजी हुई, तो सबसे पहले तो 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। किस पर किए, कोटा व बूंदी पर। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन्होंने खराज देना स्वीकार किया। 1724, 1726, 1728 और 1734, ये 4 डेट आप लोग याद रखना। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। 22 अप्रैल 1734। डेट याद रखना आप लोग। ये पहला अवसर था जब मराठा राजपूतों की राजनीति में या आंतरिक संघर्ष में आमंत्रित हुए थे। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया, यानी कम नहीं हुआ। सबसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, बूंदी से। बूंदी के बाद जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग भी मिल गया था। मैंने बताया था कि ये मराठा थे, यहाँ पर मालवा, ये गुजरात। शुरुआत में मराठा यहाँ पर थे, तो मालवा पर इन्होंने अधिकार किया, गुजरात पे अधिकार किया। इसके बाद राजस्थान में इनके लिए आक्रमण करना, चौथ वसूली करना, खिरात प्राप्त करना, ये क्या हो गया, और ज़्यादा आसान हो गया था। 1735 पर मालवा पर इन्होंने अधिकार किया था। इससे पहले 1734 में जो बूंदी है उसके आंतरिक जो संघर्ष था उसमें हिस्सा लिया। उससे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1711 में ही शुरुआत हो गई थी। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वर्ण सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। पहले तो क्या था, जो भी शासक था उनको लूटते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका लालच बढ़ने लगा और लालच बढ़ने के साथ ये सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। तो कोटा बूंदी 1726, कोटा बूंदी
और डूंगरपुर बांसवाड़ा 1728 में इन्होंने हस्तक्षेप किया। याद रखना हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 1707 से शुरुआत की थी इस चैप्टर की, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1711 में मराठों का प्रथम बार हस्तक्षेप हुआ। 1724 के बाद मराठा आक्रमण तेज हुए। 1726 में कोटा बूंदी पर अधिकार किया। 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा पर से खिराज लेना शुरू किया। 1734 में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह और दलेल सिंह का जो आंतरिक संघर्ष था उसमें हिस्सा लिया। प्रथम बार ऐसा हुआ। 1735 में क्या किया, मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद शासन करना और आसान हो गया। तो ईयर बाय ईयर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी 1734 में किया। उसके बाद जोधपुर और जयपुर रियासतों में भी इनका प्रवेश इसी बहाने हुआ, यानी आंतरिक संघर्षों के कारण हुआ। तो जयपुर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष या आंतरिक संघर्ष क्या था। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह थे इस समय, अमर सिंह सेकंड। इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई। इनको लेकर यह संघर्ष हुआ था। तो संघर्ष क्या था मुख्यतः कि सवाई जय सिंह के साथ इनकी शादी हुई थी। 1708 में विवाह हो गया था और शर्त यह रखी गई कि इनकी चंद्र कुंवर बाई से जो भी संतान उत्पन्न होगी उसी को जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाना होगा, यानी कि अगला शासक वही बनेगा। 1708 में इनकी शादी हुई तो उसकी शर्त यही थी कि महाराणा अमर सिंह की जो पुत्री है चंद्र कुंवरी बाई, उदयपुर की राजकुमारी, उसकी जो भी संतान होगी वही जयपुर का शासक बनेगा। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह और अपने मामा जगत सिंह सेकंड। इस समय अमर सिंह सेकंड का पुत्र कौन था? जगत सिंह सेकंड, चंद्र कुंवर बाई का भाई। सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी थी। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। राजमहल युद्ध और बगरू युद्ध। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। यानी कि आंतरिक हस्तक्षेप देखा आपने। ऐसा ही बूंदी में हुआ था पहले कि दो भाई थे, बुद्ध सिंह और दलेल सिंह, उनके बीच सिंहासन को लेकर आंतरिक संघर्ष चल रहा था। मराठों ने हस्तक्षेप किया। इसी तरह जयपुर में जय सिंह के जो दो पुत्र थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इनका आंतरिक संघर्ष चल रहा था। मराठों ने हस्तक्षेप किया। जोधपुर में भी इसी तरह के प्रयास किए गए। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह। तो इन शासकों के नाम याद रखना। बूंदी में कौन था? दलेल सिंह और बुद्ध सिंह। मराठों ने किसका साथ दिया? बुद्ध सिंह का। दलेल सिंह का साथ किसने दिया था? जय सिंह। जयपुर का जो शासक जय सिंह था, इसी ने। उसके बाद जयपुर माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, ये जय सिंह के दोनों पुत्र थे। इसमें बूंदी में क्या हुआ था कि ये जो बूंदी का शासक था उसके साथ जय सिंह ने अपनी बहन की शादी कर रखी थी। तो उनके पुत्रों के बीच को लेकर ये युद्ध हुआ था। अब है जोधपुर। तो जोधपुर के मध्य किन शासकों के मध्य आंतरिक संघर्ष हुआ था? राम सिंह और भक्त सिंह। दोनों ही मराठा सहायता प्राप्त प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप इससे और बढ़ गए थे।
अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई, यानी कि जोधपुर को या मारवाड़ को दो हिस्सों में बांट दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। एक एक लाइन याद रखना। अब मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, 1761 में हुआ। महाराणा राज सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद हरि सिंह को मेवाड़ के राज शासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक तो हरि सिंह हो गए, दूसरा रतन सिंह। हरि सिंह और रतन सिंह दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, तो 1761 में मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगे, जिससे मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रगति ये अवरुद्ध होने लगे। अब 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। इसके बाद नादिर शाह के आक्रमण होने लगे, तो मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। तो यहाँ पर क्या किया कि जब नादिर शाह एक क्रूर शासक था, भयंकर शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया, तो इस समय 1740 के आसपास का समय है। अब क्या था, मुगल जो शासन प्रशासन था वो कमजोर हो गया था और मराठा क्या हो गए थे, मजबूत होने लगे थे। 1739-40 ये वो समय है जब मराठा में बाजीराव का, पेशवा बाजीराव का परचम लहरा रहा था। 1720 से 1740 इस समय पेशवा कौन थे, बाजीराव थे। तो एक बहुत खतरनाक व्यक्ति थे बाजीराव, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन वही था, मुगल दरबार कमजोर था, तो राजपूत शासक अपने आप आपस में लड़ने लगे, परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और स्वदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। चौथ और स्वदेश मुक्ति क्या है, ये मराठा शासन के कर हैं। मराठा प्रशासन में कर, कर या शुल्क। चौथ का मतलब है शासक को एक चौथाई, चौथा हिस्सा कर के रूप में देना होगा मराठों को। प्रदेश मुखी भी ऐसे ही था, जो कि किसी देश के मुखिया थे उनके ऊपर ये कर लगता था, किसी शासक के ऊपर कर लगाया जाता था। ये कर अलग होता था, ये कर अलग होता था और ये चौथ का कर अलग होता, दोनों ही किसी शासक पर लगते थे। 1732 में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने राज्य स्वीकार कर लिया और 28 परगने मराठों को देने पड़े। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए कि 1732 में मालवा में हुए जयसिंह और मराठों के मध्य युद्ध में कितने परगने मराठों को दिए। क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1732 में जयसिंह और मराठों के मध्य हुए युद्ध में जयसिंह ने कितने परगने दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन तो कितने, 28 याद रखना। अब 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। 1761 से 1791 के मध्य
जो मराठे थे अपनी उत्कृष्ट अवस्था में थे। यहाँ पर मराठों ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। मराठों का एक स्लोगन था, क्या था? अटक से कटक। बाजीराव ने कहा था, अटक से कटक तक मैं मराठा पताका फहरा दूंगा, अटक से कटक तक। तो अटक से कटक तक एक तरीके से मराठों का अधिकार हो चुका था। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। तो पहले तो क्या किया गया कि धीरे धीरे मराठा राज राजपूताना क्षेत्रों के अनेक राज्य थे, वहां पर इन्होंने आना प्रारंभ किया। अपने आंतरिक संघर्षों में मराठों का सहयोग प्राप्त किया गया। जब मराठे प्रभावशाली हो गए तो मराठों से मुक्ति पाने के लिए पहले तो इनसे युद्ध लड़ा गया, जैसे कि अभी हमने देखा था 1732 में जयसिंह ने मालवा में लड़ा। उसके बाद इनसे बात नहीं बनी, जब मराठा शक्तिशाली दिखे तो धन का सहारा लिया। राजपूत शासकों ने राजस्थान में राजपूताना में धन देकर, इनको प्रलोभन देकर यहाँ से भगाने का प्रयास किया। पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित होने का प्रयास किया। अब धन के बजाय शक्ति प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। तो अब क्या हो गया कि मराठों ने धन भी ले लिया और राजस्थान से गए भी नहीं। तो यहाँ के शासकों ने सोचा कि अब इनको शक्ति के बल पर, शक्ति का उपयोग कर या युद्ध करके यहाँ से निकाला जा सकता है, और कोई तरीका नहीं बचा। तो इसके लिए जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, इन शासकों ने मेवाड़ में हुड्डा नामक स्थान पर एकत्रित होने का निर्णय लिया। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसको क्या बोला जाता है? हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में। तो ये याद रखना, आप डेट याद रखना, सन याद रखना। हुड्डा सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 17 जुलाई 1734 में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया था। ये था हुड्डा सम्मेलन। किन किन शासकों ने यहाँ पर भाग लिया था याद रखना। एक हुड्डा सम्मेलन के बारे में एक मैं बात बताता हूँ कि आमेर या फिर जयपुर, जयपुर के जो शासक थे जय सिंह, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राजपूताना क्षेत्र में शासकों को निमंत्रण पत्र भेजा कि मराठे जो हैं वो हमारे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं। हमने धन का प्रयोग करके देखा, वो नहीं गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। तो जय सिंह जो थे शासक, इन्होंने इन सबको इकट्ठा करने का एक जगह मेवाड़ में हुड्डा, इन्होंने सभी शासकों को यहाँ पर इकट्ठा करने का कार्य किया। जो ये काम किया था वो किसने किया था? सम्मेलन बुलाने का काम ये किया था जय सिंह ने। 16 जुलाई को यहाँ पर सभी शासक उपस्थित हो गए थे, परंतु 17 जुलाई को संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, संधि बनाई गई जिसमें कुछ नियम बनाए गए थे। तो शासकों को इकट्ठा करने का काम तो किया था जयपुर के शासक जय सिंह ने। अब मेवाड़ के जो महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष कौन बने थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जय सिंह का नाम ज्यादा याद रखते हैं बच्चे। तो वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो पूछे कि अध्यक्ष कौन था, तो वो करके आएंगे वाई जय सिंह। ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्य आयोजक था, इन्होंने ही आयोजन किया था इस सम्मेलन का, लेकिन अध्यक्ष थे महाराणा जगत सिंह। मारवाड़ या जोधपुर के शासक कौन थे? महाराणा अभय सिंह। नागौर से राजा भक्त सिंह।
कोटा से महाराव दुर्जन साल, बूंदी से दलेल सिंह, हमने बताया था दलेल सिंह को उस समय दलेल सिंह थे, उसके बाद हटाकर बुद्ध सिंह बने। बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह, करौली के गोपाल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह। इन शासकों के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो इन शासकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था: मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, नागौर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, करौली, किशनगढ़। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया या परिपत्र तैयार किया गया या नियमों का एक बोल सकते हैं लेखा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि, या फिर बोल सकते हैं हम इसको इकरारनामा, इकरारनामा। तो इकरारनामा हस्ताक्षर किए वो क्या था? पहली बात तो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु है मित्र, दूसरे का शत्रु है मित्र होगा। दूसरी क्या थी? कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे, यानी कोई अकेला शासक अगर उसको कुछ नया करना है तो वो अकेला नहीं करेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होने का फैसला किया गया। इसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली गई। तो ये याद रखना, आप लोग डायरेक्ट पूछेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि निम्नलिखित कथनों में हुड्डा सम्मेलन की शर्तों में कौन से कथन सत्य है? फिर क्या देंगे आपको? 3 स्टेटमेंट देंगे, फिर आपको देंगे कूट, फिर पूछेंगे केवल 1, 2, 2 व 3, 1, 2, 3 और डी केवल 3। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत पूछे आजकल, तो ये तीनों चारों चीजें आप लोग याद रखना। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि सियासती शासकों में आपसी द्वेष था। 1734 में जो ये सम्मेलन हुआ था हुड्डा का, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि शासक जो थे आपस में ही द्वेष कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। जो मेवाड़ के जो शासक थे जिन्होंने अध्यक्षता की, वो इतने एक्टिव नहीं थे, प्रतिभाशाली नहीं थे। इनके अलावा बहुत सारे शासक थे जिनमें ऐसी क्षमता थी कि वो अध्यक्षता कर सके, लेकिन अध्यक्ष इनको बनाया गया, ये भी एक अन्य शासकों में रोष था। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। 1735 में बाजीराव ने क्या किया? पेशवा जो बाजीराव थे, इन्होंने अपनी माता को यहाँ पर राजस्थान में तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था, और सह सम्मान जब इनकी माता वापस सकुशल लौट आई, तो इन दौरे से, तीर्थ यात्रा से, तो ये यहाँ पर चौथ वसूली करने गए थे। पहले अपनी माता को भेजा, उसके बाद ये खुद गए थे। अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर पेशवा स्वयं निकले थे। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। ये देखो यहाँ पर हुड्डा सम्मेलन में महाराजा जगत सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक थे, उदयपुर के। क्या हुआ कि यहाँ पर तो इन्होंने अध्यक्षता की, हम लोग मराठाओं को क्या करेंगे? खदेड़ेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही क्या किया कि जब पेशवा बाजीराव की माता यहाँ पर तीर्थ यात्रा आई, तो इनका भरपूर स्वागत किया गया, सहसमान इनको वापस लौटाया गया। उसके कुछ समय बाद पेशवा स्वयं जब यहाँ पर आए, तो महाराजा जगत सिंह ने
इनका आतिथ्य से सत्कार किया, इनका स्वागत किया। यहाँ से उपहार और चौथ का समझौता भी हुआ। और उसके बाद जयपुर जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा और वह भी असफल रहा। मेवाड़ में आने के बाद जो पेशवा बाजीराव थे वो कहाँ गए? जयपुर। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम क्या निकला? मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता हो गए। पहले क्या थे कि मुगलों के थे, अब मराठों के भी करदाता होने लगे। यानी पहले एक जगह से एक व्यक्ति कर वसूलता था मुगल, अब मराठे भी इनसे कर वसूलने लगे थे। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही पूरा सहायक की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। हैदराबाद के निजाम दक्षिण से इनको 1738 में कौन सी संधि करनी पड़ी? दुरासराय की संधि। तो याद रखना, दुरासराय की संधि किनके बीच हुई थी? निजाम और मुगल सम्राट। मुगल सम्राट की ओर से निजाम और मराठा के मध्य हुई थी 1738 में, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1742 में मराठों ने कहाँ पर किया? मारवाड़ में। मारवाड़ के कौन से क्षेत्रों में? सोजत से, रायपुर से और जैतारण से। उसके बाद 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया पहली बार। उसके बाद मराठों को परास्त कब किया? 1787 में। तो तुंगा नामक युद्ध कब हुआ? तुंगा युद्ध कब हुआ? 1787 में। याद रखना इसको, ये मिलान वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर किनकी हार हुई? मराठों की। तुंगा युद्ध में कौन हारा? मराठा। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। क्या हुआ यहाँ पर हम समझते हैं। ये था उस समय का भारत। ठीक है। तो दिल्ली, आगरा, यहाँ पर मुगलों का राज शासन था पहले। पूरे के पूरे क्षेत्र में किसका था? मुगलों का। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल क्या होने लगे? कमजोर। मुगल कमजोर होने लगे। यहाँ पर थे मराठे। तो 18वीं सदी के अंत में, 17वीं सदी के अंत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्थान होने लगा। 1680 के बाद मराठों का उत्थान होने लगा। अब मुगल कमजोर होने लगे। मराठों, जो ये मुगलों का क्षेत्र था, इन पर किसका आधिपत्य हो गया? मराठों का। इन पर किसका आधिपत्य होने लगा? मराठों का। अब जब मराठा शक्ति चरम पर आई, तो इनका ध्यान उत्तर की ओर गया। पीछे से दक्षिण से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने विस्तार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने विस्तार करना शुरू किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में विस्तार करना आरंभ किया। अब समय आ गया था 1790-91 के आसपास का। मराठा अब कमजोर होने लगे थे। तुंगा का युद्ध भी हार गए थे और अनेक युद्ध इस समय हारने लगे। अंग्रेजों के साथ भी यहाँ पर दक्षिण में छोटी मोटी झड़पें होने लगी थी। तो अब यहाँ से मराठों का क्या होने लगा? पतन। मराठा पतन आरंभ हो गया था। राजस्थान के जो शासक थे, राजपूताना के शासक थे, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के साथ अब व्यवहार बनाना शुरू कर दिया था, संधि करनी शुरू कर दी थी। हम लोग देखेंगे कि 1803 में संधि करना आरंभ हो चुके थे और 1823 में राजपूताना के सभी शासकों ने संधि कर ली थी। मैक्सिमम संधियां कब हुई थी? 1818 में। तो 1790-91 का समय चल रहा है, उसमें मराठा कमजोर हो रहे हैं, अंग्रेजों का उत्थान हो रहा है। जैसे पहले मुगल कमजोर हुए थे, मराठों का उत्थान हुआ, ऐसे ही।
राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया था। ये याद रखना आप लोग पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। कब दिया था? 1791। किसने दिया था? अंबाजी इंगले, मराठा थे ये। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मराठा के सहयोग से मेवाड़ महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु सियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। तो मराठों की सहायता से मेवाड़ महाराणा ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर टुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ भी संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। ये राजपूताना है। क्या हुआ? संधि करने का कारण, अंग्रेजों से संधि क्यों की? एक तरफ तो मराठे, दूसरी तरफ मुगल भी इनसे कर वसूला करते थे। मुगलों के साथ भी इनकी संधि थी। अब पिंडारी भी आने लगे, तो चारों तरफ से जो राजपूत शासक थे वो घिरने लगे थे, और राजपूतों की शक्ति इस समय तक क्या हो गई थी? कमजोर। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से संधि करना ही उचित समझा। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। तो सबसे पहले प्रयास कब किया गया? 1803 ईस्वी में। किसने किया? मेवाड़ शासक ने किया। किसके सहयोग से किया? जयपुर के सहयोग से करने का प्रयास किया, परंतु क्या हुए? सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो प्रत्येक चीज याद रखना यहाँ से। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष। दोनों ही पक्षों ने भाड़ों के सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। यानी कि जब उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था इस समय, तो जब दो पक्ष उत्तराधिकारी संघर्ष किनके मध्य होते हैं? दो या दो से अधिक शासकों के मध्य होगा। तो दोनों शासकों ने क्या किया? भाड़े के सैनिक बुलाए, ज्यादा से ज्यादा धन देने देकर अपनी ओर शामिल करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि व्यवहार की स्थिति क्या होती गई? कमजोर होती गई। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए, मराठों के शत्रु कौन थे? अंग्रेज, क्योंकि दक्षिण भारत में अंग्रेज और मराठों के युद्ध चल रहे थे। अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री करने की इच्छा प्रकट की। तो शुरुआत कहाँ से हो गई थी? शुरुआत हो गई थी 1776 में। एक प्रस्ताव भेजा गवर्नर जनरल के पास, प्रतिनिधि को भेजकर जयपुर ने शुरुआत की। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। और ये सोर्स है, ये क्लास 9th की बुक से है डिटो, सारी लाइनें वहीं से ली गई है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। तो आप लोग एक एक चीज याद रखना, आगे जब मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा करने का प्रयास किया, वह भी सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए थे, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि मराठा एक शक्तिशाली शासक है। तो मराठों को अगर पराजित करना है, मराठा क्षेत्रों में अपने अधिकार को स्थापित करना है, तो भारत के अन्य जो शासक है, जो कमजोर शासक है, इनको एक करना पड़ेगा। इनकी एकजुटता से ही मराठों का स्थापत्य समाप्त किया जा सकता है। अंग्रेजों को भी यह बात समझ में आ गई थी। तो 1803 में
अंग्रेजों ने भी राजपूत राज्यों के साथ संधि करने की इच्छा प्रकट की। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया। तो लासवाड़ी का युद्ध कब हुआ था? नवंबर 1803 में। किनके मध्य? अंग्रेज और मराठा के मध्य। अंग्रेज वर्सेस मराठा 1803 में हुआ था। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। मराठों की अब हार होने लगी अंग्रेजों से, तो राजपूतों को भी एक मौका मिला कि अब मराठों से छुटकारा मिल जाएगा। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। मराठों ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। कंपनी ने बोला कि हम आपके आंतरिक मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, किसी तरह से आपसे कोई कर भी वसूल नहीं करेंगे, खिराज नहीं लेंगे और एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार रखेंगे। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन कंपनी ने बोला कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन अन्य किसी राज्य से अगर आपका विवाद होगा तो उसको सुलझाएगा कौन? हम सुलझाएंगे, यानी अंग्रेज सुलझाएंगे। अंग्रेजों ने ऐसी शर्त रखी। राजस्थान के राज्यों ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले अंग्रेजों से संधि किसने की? भरतपुर राज्य ने। तो ये डायरेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। तो पहले कौन था? सेटन। सेटन के स्थान पर कौन आया? चार्ल्स मेटकॉफ। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठे, अमीर खां पिंडारी और अन्य पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए राजपूत राज्यों का ब्रिटिश संरक्षण में एक संघ होना चाहिए। यानी कि ये होंगे राजपूत राज्य, सभी राजपूत राज्य यहाँ पर होंगे। इनको एक संघ होना चाहिए। किसके अंडर में होगा? ब्रिटिश कंपनी के। ब्रिटिश कंपनी के अंडर में इनका एक संघ तैयार किया जाए, यानी सर्वोपरि कौन रहेगी? ब्रिटिश कंपनी। इसके नीचे एकजुट रहेंगे ये। किसके लिए? मराठे, मिर्खा और पिंडारियों के लिए। तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का भी दमन किया जाए। यानी कि अंग्रेज अपने सभी विरोधियों का दमन करना चाहते थे। कैसे था संभव हो सकता था ये? मराठों का अंत कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का भी अंत कर दिया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो पहले क्या हुआ? 1803 में जब संधि हुई तब इतना नहीं था। तब अंग्रेजों की एक सिंपल सा नियम था कि आप किसी कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं है, बस आप किसी अन्य राज्य से अगर कोई वाद विवाद हो तो हमें बीच में ले। अब क्या हुआ उसके बाद कि अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम लोग हस्तक्षेप भी करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को अब अपनी शक्ति को स्थापित करना था। इसके लिए मराठों को दूर करना, पिंडारियों की शक्ति को खत्म करना, ये सब जरूरी था। इसके लिए राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में लेना जरूरी था। जब तक राजपूताना इनके नियंत्रण में नहीं आएगा, मराठा भी ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। तो इसके लिए 5 नवंबर 1817 को सबसे पहले संधि की गई मेटकॉफ द्वारा। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। तो जैसे ही मेटकॉफ ने ये निमंत्रण पत्र भेजा सभी राजपूताना शासकों को,
तो सिरोही को छोड़कर सभी राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भरतपुर ने तो 1803 में ही कर दिए थे। 1817-18 में सिरोही को छोड़कर सभी राजपूत रियासतों ने कर दिए थे और 1823 ईस्वी में भरतपुर और 1823 ईस्वी में सिरोही। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि किसने की? 1803 में भरतपुर में। सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि किसने की? सिरोही राज्य ने। कब की? 1823 ईस्वी में। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, मैं आपको एमसीक्यू सीरीज में दिखाऊंगा, याद रखना आप लोग। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित है ब्रिटिश आधिपत्य 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति तक ऐसे ही बना रहा। यानी कि 1803 में शुरू हुआ और 1829 में पूरे राजपूताना पर अधिकार कर लिया था। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। 1803-4 के आसपास कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत थे, 2 जाट थे और एक मुस्लिम शासक था। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। तो इन संधियों में क्या कुछ शर्तें थी वो हम लोग देखेंगे। कुछ तो क्या थी, सभी 20 रियासतों के साथ कॉमन शर्तें रखी गई और कुछ शर्तें थी वो अलग से रखी गई उस राज्य की भौगोलिक स्थिति या फिर उनके संबंधों को देखकर। तो वो शर्तें क्या थी वो थोड़ा देख लेते हैं। पहली तो थी संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की कि मानना पड़ेगा कि माई बाप कौन है? अंग्रेज है। अंग्रेजों ने क्या किया? राजाओं के वंशानुगत राज्य अधिकार को स्वीकार कर लिया, यानी कि किसी शासक का बेटा ही शासक बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। तो इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप मराठा नहीं करेंगे और ये अंग्रेज नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट, यानी 20 रियासतें थी तो 20 पॉलिटिकल एजेंट रखने होंगे। ये बाध्यता थी राजपूत शासकों के लिए। साथ ही आश्वासन दिया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या था सिस्टम? यहाँ पर थे राजपूत और ये थे अंग्रेज। अंग्रेज स्वयं को इतना बड़ा ही मानते थे, राजपूत छोटे छोटे राज्यों में थे, विभाजित थे। तो प्रत्येक राज्य में क्या किया जाएगा कि एक पीए रखा जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट। ये क्या काम करेगा कि इस राजपूत जो शासक है और अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी है जो गवर्नर जनरल है, इनके मध्य की कड़ी होगा, यानी कि ये इन दोनों के मध्य का व्यक्ति होगा। यहाँ से कोई बात इसको पहले पता चलेगी, ये सभी इन क्षेत्रों में शासकों को अवगत करवाएगा, या फिर किसी राजपूत शासक को कोई बात अंग्रेजों तक पहुंचानी है तो वो इसको बताएगा। इसके लिए एक व्यक्ति बीच में हस्तक्षेप ये करेगा नहीं, किसी भी मामले में उनके आंतरिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करेगा नहीं। एक ऐसा व्यक्ति रखा गया जिसको क्या नाम दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों के मध्यस्थता से सुलझाने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। 1803 में तो क्या बोला था अंग्रेजों ने? हम किसी प्रकार का कोई खिराज नहीं लेंगे। और 1818 में 17-18 की जो संधियां हुई उस समय क्या बोला अंग्रेजों ने कि प्रत्येक राज्य से खिराज लिया जाएगा। जब आप लोग मराठों को दे रहे हैं, मुगलों को दे रहे हैं, तो हमें भी देना होगा। प्रत्येक राज्य में अलग अलग संधि की गई इसके लिए। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को ही आधार बनाया गया है, यानी कि जो खिराज मराठों को दिया जाता था वो अब अंग्रेजों को दिया जाएगा। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। यानी कि अब युद्ध नहीं होंगे, आंतरिक संघर्ष नहीं होंगे, तो जो राजपूत शासक है
वो स्वयं को संपन्न कर सकते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन क्या हुआ कि इनको ये स्वतंत्रता ही तो प्राप्त होगी, लेकिन ये अंग्रेजों के अधीन आ गए, इनको खिराज देना पड़ता था। तो अगर कोई कुछ नई संधि करना चाहता है, किसी दूसरे देश के साथ समझौता करना चाहता है, तो पहले अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। वो युद्ध करना चाहता है तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप अनिवार्य था। तो इस तरह से उनकी स्वतंत्रता खो गई। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। पॉलिटिकल एजेंट राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हस्तक्षेप करने लगा। तो क्या बोला गया था कि पॉलिटिकल एजेंट कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, बस ये अंग्रेज और शासकों के मध्य के बीच एक कड़ी बनकर रहेगा कि शासकों की बात अंग्रेजों तक पहुंचाना, अंग्रेजों की बात शासकों तक पहुंचाना। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंट जो पीए था, ये भी हस्तक्षेप करने लगा। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। यानी कि जब हस्तक्षेप अंग्रेजों का बढ़ा, तो जो शासक थे, जो राजा थे, वो क्या होने लगे, उदासीन होने लगे। उन्होंने शासन प्रशासन में, राजकाज में ध्यान देना बंद कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो यहाँ पर प्रभावी होने लगे थे। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। यानी खिराज ही नहीं दिया जाता था, अन्य कई खर्चे भी इनसे जबरदस्ती लिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेजों ने जो पैसे का जरिया था, आमदनी का जरिया था, उस पर भी अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। देखा आपने, धीरे धीरे पहले क्या हुआ कि अंग्रेज आए, इन्होंने बोला आप हमारे साथ संधि कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, इसके एवज में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। पहला स्टेप ये किया इन्होंने। दूसरे स्टेप में अंग्रेजों ने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ाया। अब क्या बोला कि नहीं, हम लोग खिराज भी लेंगे, मराठों से आपकी सुरक्षा करेंगे, खिराज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया कि अंग्रेजों ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल एजेंट आपके राज्य में छोड़ेंगे, प्रत्येक रियासत में छोड़ेंगे। वो क्या करेगा कि हम दोनों के बीच मध्य की कड़ी बनकर रहेगा। उसके बाद क्या किया कि वो पॉलिटिकल एजेंट जो था, वो शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा। अंग्रेजों ने बोला नहीं साहब, हम तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस संवाद के रूप में हम लोग इसको रखेंगे। तो हस्तक्षेप करने लगा। अब हस्तक्षेप करने लगा तो अब अंग्रेजों ने बोला कि हम लोग आपके राज्य में सैनिक टुकड़ी भी रखेंगे, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। देखा अंग्रेजों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप राजपुताना पर अधिकार किया, मराठों को कमजोर किया। जिनका खर्च भी संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। ये सैनिक टुकड़ी तो रखेंगे, लेकिन इनका खर्चा कौन उठाएगा, जिस राज्य में ये सैनिक टुकड़ी रहेगी वही शासक उठाएगा, वही राज्य उठाएगा। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। जैसे कि सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। पहले क्या था कि किसी भी राज्य में जो सामंत होते थे वो सैनिक सेवा देते थे। अब क्या होने लगा, सैनिक सेवा के बदले नगद रुपया वसूलने लगे, और सैनिक उन्हीं के खर्चों पर सैनिक रखेंगे। उनसे सैनिक सेवा के बदले रुपए लिए और उनके पास अपने सैनिक छोड़ेंगे, उनका खर्चा कौन उठाएगा, वो शासक उठाएगा, वो सामंत उठाएंगे। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते। यानी कि कोई व्यक्ति जो है
वो किसी दूसरी जागीर में जाकर नहीं बस सकता। अगर उसको किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना है, बसना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने सामंत से आज्ञा उसको लेनी पड़ेगी। तो ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार सामंतों को प्राप्त थे जागीरों में, उन अधिकारों को समाप्त कर दिया। सामंत व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। व्यापारियों से शुल्क वसूल करते थे, राहदारी का, दाना पानी का। इस तरह के विशेषाधिकार थे, वो सब कुछ क्या कर दिए? समाप्त कर दिए गए। इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीरे क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। तो जब संधि हुई थी तब अंग्रेजों ने क्या किया? कहा था कि हम आपके आंतरिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके जो उत्तराधिकारी जो नियम है उनमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या किया? डूंगरपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह, इनको गद्दी से हटा दिया और प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा पैदा होने लगी थी। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। अब क्या हुआ? जब अंग्रेज राजपुताना के शासकों को दबाने लगे, वहां के लोगों पर अत्याचार करने लगे, तो असंतोष के कारण अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालिक महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत में फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां के अवैसक राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवैसक होने की स्थिति में अंग्रेजों को ही प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकारों के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करने लगी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा आदि सम्मिलित थी। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में इन्होंने, अंग्रेजों ने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज थे उनको समाप्त करने का काम किया, वैसे ही सेम काम राजस्थान में भी करने का प्रयास किया। इससे लोगों की जो श्रद्धा है वो आहत हुई थी और अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विकसित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक राज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों को कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट एग्जामिनर क्या पूछेगा कि स्टेटमेंट के रूप में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है? अंग्रेजों से राजपूत शासक व जनता असंतुष्ट थी। इसमें से कौन से कथन सत्य है? इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर आपको। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में, वहां पर अजमेर मेरवाड़ा, यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर
उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भगत थे, और उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के क्या थे, विरोधी थे। कवियों ने भी और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे कवियों में कौन थे? कवि बांकीदास, राघोदास, चंदू गांधी, महाकवि सूर्यमल मिशन जी आदि थे। इनसे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था। हमने फर्स्ट पेज में देखा था कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी। पहले हमने कहाँ से शुरुआत की थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से। और हम कहाँ पर पहुंचने वाले हैं? 1707 से शुरुआत करके 1857 पर पहुंचने वाले हैं। पूरे घटनाक्रम इन 150 वर्षों का पूरा घटनाक्रम हमने लगभग देख लिया है। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां। क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, याद रखना। कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इन 6 के नाम याद रखना आप लोग। सबसे बड़ी कौन सी थी? नसीराबाद, सबसे बड़ी छावनी। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी 6 छावनियां थी राजपूताना में। नसीराबाद, हिम्मत, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इनमें 5000 सैनिक थे, लेकिन किसी भी छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। इनके अलावा कोई भी सैनिक नहीं था। मेरठ में क्रांति की सूचना मिली थी 10 मई 1857 को। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। तत्कालीन कारण क्या था? जो कारतूस थे उनमें चर्बी का मिलना, यह तत्कालीन कारण था। तो मेरठ में क्रांति होने की सूचना 19 मई 1857 को राजस्थान के एजीजी को माउंट आबू में प्राप्त हुई। उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसको 19 मई को यह सूचना मिली कि 10 मई को मेरठ में क्रांति हो चुकी है और ये पूरे देश में फैलने वाली है। तो इन्होंने रियासतों को, जो 20 रियासतें थी, उनको क्या आदेश भेजे कि कोई भी इन क्रांतिकारियों को अपने राज्य में प्रवेश ना करने दे। अगर कोई भी अंग्रेजों का विरोध करे तो क्या करना है कि जो क्रांतिकारी है उनका दमन करना है। एजीजी क्या है? जैसे कि पॉलिटिकल एजेंट था। प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट को रखा गया था। उसी प्रकार इनका समन्वय करने के लिए एक एजेंट था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि ये गवर्नर जनरल के डायरेक्ट अंडर में था और इसके अंडर में प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट काम करता था। यह सूचना किसको देता था? एजीजी को। एजीजी किसको सूचना देता था? गवर्नर जनरल को। ये किसको सूचना देते थे? शासकों को। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता था। तो जो तत्कालीन एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, 1857 के समय, तो वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे उस समय? कोटा रियासत में था मेजर बर्टन, जोधपुर में था मैकमेसन, भरतपुर में था मॉरिसन, जयपुर में था ईडन, उदयपुर में था सवर्स और सिरोही में था जेडी हॉल। तो आप इनके नाम याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। आगे हम देखेंगे सभी के नाम आएंगे।
तो इन पॉलिटिकल एजेंट प्लस में एजीजी, इन दोनों के नाम आप लोग जरूर याद रखना। तीसरा, इस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम भी आप लोग याद रखना। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, एजीजी कौन था, इस समय शासक जो थे राजपूत शासक वो कौन थे। कोटा का था राम सिंह, जोधपुर तख्त सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर राम सिंह सेकंड, सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदनपाल, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला एक मुस्लिम, बूंदी में राम सिंह, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में उदय सिंह। ये कुल शासक थे। इन शासकों के बारे में, एजेंट टू गवर्नर जनरल के बारे में और पॉलिटिकल एजेंट, इनके बारे में आप लोग याद रखना। तो आज हमने क्या पढ़ा, 1857 की क्रांति की एक पृष्ठभूमि तैयार की। पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, यहाँ से हमने आज शुरुआत की। और उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति के आरंभ के जस्ट पहले, यानी कि नसीराबाद में पहली क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति का प्रारंभ होता है, यहाँ तक हम पहुंच गए। जस्ट इससे पहले कि नसीराबाद तक क्रांति की सूचना पहुंचे, उससे पहले एजीजी के पास सूचना पहुंच चुकी है और उन्होंने सभी रियासतों को निर्देश दे दिए। अब क्या होगा, नसीराबाद के की जो छावनी है वहां पर इस क्रांति की न्यूज, तो इस क्रांति की सूचना मिलेगी और इसके बाद नसीराबाद से क्रांति प्रारंभ होती है। तो ये आगे की वीडियो हम आगे की चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना आप लोग कमेंट करके। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ और डेली वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। तो आज 1857 की क्रांति भाग पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। कल पार्ट 2 करेंगे और उसके बाद हम लोग जो एमसीक्यूज है वो करेंगे कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।